राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज इस क्लास में। तो हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में संत काव्य को समाप्त किया है। आज का हमारा टॉपिक है सूफी काव्य। तो चलिए देर न करते हुए सूफी काव्य शुरू करते हैं। दिया है कि हिंदी का सूफी काव्य पारसी सूफी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरणा लेकर भी भारतीय था। कोरी धार्मिक दृष्टि से देखने पर कोई इसे इस्लाम का प्रचारक कहता है तो कोई अभारतीय। यदि आलोचक उत्साही हुआ तो उसे भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा से जोड़ देगा और भामा रुद्रट की दी गई कथा परिभाषा की कसौटी पे खरा उतार देगा। इतिहास से असंपृक्त विवेचनों में संकीर्णता और एकांगिकता का आ जाना स्वाभाविक है। शुरू में सूफी इस्लाम के प्रचारक अवश्य थे। ये कहा गया है कि शुरुआत में जो सूफी थे वो इस्लाम के प्रचारक थे, इस्लाम धर्म के, किंतु इसके साथ ही मुल्लावाद के विरोधी भी थे। सामंती शासक और मुल्ला इस्लाम की सात्विकता पर मजहबी रंग चढ़ाकर उसे अपने हित में बदल रहे थे। सूफियों ने तसव्वुफ की उदय भूमि में भी मुल्लावाद के विरोध में सादे जीवन और निश्चल ईश्वरीय प्रेम पर जोर दिया। सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ पवित्र होता है। ये बहुत मोस्ट है, ये ध्यान देना है कि सूफी शब्द किससे बना है, तो सूफ से बना है। और सूफ का अर्थ क्या है, तो सूफ का अर्थ पवित्र होता है। सूफ उन को भी कहते हैं। सादा जीवन व्यतीत करने वाले सूफी ऊनी चोंगा पहना करते थे। सूफियों का वस्त्र क्या था, तो ऊनी चोंगा इनका वस्त्र था। वे वैभवशाली जीवन के विरोधी थे, और जो सूफी थे उन्हें वैभवशाली जीवन नहीं चाहिए था, वो इसके विरोधी थे। सूफियों के मतानुसार मोहम्मद साहब को ईश्वर से दो प्रकार की वाणियाँ प्राप्त हुई थी। पहली इल्म सकीना जो कुरान शरीफ में संग्रहित है, और दूसरी इल्म सीना जो हृदय में निहित थी। इन्होंने दूसरे प्रकार की वाणी को अपनाया। जिस तरह भक्तों में अंडाल और मीराबाई हुई, उसी तरह सूफियों में बसरा की राबिया नामक एक स्त्री की गणना की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे हमारे लिए कि संतों में भी एक महिला थी जिसका नाम था अंडाल, ठीक, और भक्तों में हमें एक मीराबाई मिल जाएंगी, और सूफियों में हमें एक स्त्री बसरा की राबिया मिल जाएंगी। तीन स्त्री हैं तीन जगह, एक अंडाल है और एक मीराबाई हैं और एक बसरा की राबिया हैं, जो सूफी काव्यधारा में आती हैं। तो सूफी काव्यधारा में केवल एक ही स्त्री का उल्लेख मिलता है, राबिया का, ठीक, और संतों में अंडाल का, और संप्रदाय निरपेक्ष में कृष्ण काव्यधारा में मीराबाई आ जाती हैं। आगे दिया है कि ईरान में वास्तविक सूफी काव्य का प्रारंभ 11वीं शताब्दी से होता है। तो ईरान में सूफी काव्य का प्रारंभ कब से होता है, 11वीं शताब्दी से, और 18वीं शताब्दी में अपने उत्कर्ष पे पहुंचकर समाप्त हो जाता है। इस समय ईरान अरबी खलीफाओं के सामंती दबाव से मुक्त हो गया था। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीयता का जोर बढ़ा और सूफियों ने भाषा के स्तर पर भी अपने को स्वतंत्र कर लिया और ईरान की धरती की अपनी भाषा को अपनाया। सूफी काव्य में रहस्यवादी भावना भी आई। तो ये ध्यान देना है कि सूफी काव्य में रहस्यवादी भावना भी पाई जाती है, किंतु उस समय इस रहस्य भावना ने प्रगतिशील भूमिका अदा की और मनुष्य की एकता का प्रतिपादन किया। सामंती शासन में उन्हें कभी अच्छी नज़रों से नहीं देखा गया। मंसूर हल्लाश को मौत के घाट उतार दिया गया। भारत में औरंगजेब ने
सरमद के साथ वही सलूक किया। रूमी, शेख सादी, सिराजी, हाजिफ आदि ईरान के प्रसिद्ध सूफी कवि हैं। हिंदी सूफी काव्य की चर्चा करते समय प्रायः 3 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख होता है। कुछ लोगों के मतानुसार ये काव्य भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा में पड़ते हैं। दूसरों का कहना है कि वे पारसी काव्य परंपरा के काव्य हैं, जिसमें परोक्षतः इस्लाम का प्रचार किया गया है। और तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो उन्हें पारसी काव्य से प्रभावित होते हुए भी भारतीय मानते हैं। प्रथम पद्धति अपनाने वाले लोग परंपरा का गलत अर्थ लेते हैं। वे अपने मत के पुष्टि अर्थ ऋग्वेद के उर्वशी पुरुरवा, महाभारत के नल दमयंती, तप्ता संवरण और संस्कृत के गद्य रोमांस आदि के साथ प्राकृत अपभ्रंश के प्रेमाख्यान का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान इसी परंपरा का काव्य है, पर इसे परंपरा के अंध प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। सूफी प्रेमाख्यान इतिहास के मांग के फलस्वरूप एक अलग भूमिका पर स्थित है। चंद्रबली पांडे और राम खिलावन पांडे ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक बतलाया है। तो सूफियों का इस्लाम का प्रचारक इन्होंने बताया है। और दूसरे पांडे ने जायसी को महदी बताते हुए शेख हलाई की जो तस्वीर पेश की है वह यथार्थ से कोसों दूर है। यदि उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में बदायूनी का हवाला ही पढ़ लिया होता तो उनका भ्रम दूर हो गया होता। बदायूनी ने अलाई के बारे में लिखा है कि अपने अहम और आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदते हुए उन्होंने अपने आप को पड़ोस की दशा सुधारने के लिए अर्पित कर दिया। आत्मत्याग और वैराग्य की घाटी में प्रवेश करते हुए उन्होंने समस्त सांसारिक धन संपदा, यहाँ तक कि अपनी पुस्तक भी गरीबों के हित में अर्पित कर दी। वे सामंती शासन के लिए खतरा बन गए। इस्लाम शाह ने उनकी हत्या करवा दी। इस संप्रदाय के साथ मुख्यतः गरीब मुसलमान व्यापारी और कारीगर थे। सिया संप्रदाय वालों यानी कारमेथियनों का आंदोलन तो सामंतवाद के खिलाफ खुली चुनौती था। 13वीं शताब्दी में कारमेथियनों ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर हमला बोल दिया। मुसलमान शासकों ने उन्हें बुरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। रोशनिया संप्रदाय तो मुग़ल सामंतों और बादशाहों को सच्चे इस्लाम का दुश्मन कहता था। तो ये इतिहास बताया जा रहा है यहाँ पे सूफ़ी काव्य का। फिर आगे बताते हैं शुक्ल जी कि शुक्ल जी के मतानुसार हिंदी सूफ़ी काव्य फ़ारसी सूफ़ी मसनवियों से प्रभावित होकर भी अपनी संपूर्ण बनावट में भारतीय है। लेकिन शुक्ल जी का कहना ये है कि सूफ़ी काव्य फ़ारसी के सूफ़ी मसनवियों से ज़रूर प्रभावित है, लेकिन उनसे प्रभावित होते हुए भी वो अपनी बनावट में पूरी तरह से भारतीय है। ईश्वर स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा, गुरु वंदना, आत्मपरिचय, एक ही छंद का प्रयोग आदि मसनवी की विशेषता मानी जाती है। मूल कथा कई खंडों में विभक्त होती है। खंडों में वर्णित विषय का संकेत अलग शीर्षक से कर दिया जाता है। जैसा कि कहा जा चुका है, सभी हिंदी सूफ़ी कवियों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं, पर जो लोग वेदों में हवाई जहाज़ बनाने की विधि खोज लेते हैं उन्हें संस्कृत काव्य शास्त्र में मसनवियों के लक्षण खोज लेने में कितनी देर लगती है। यह सब भामा और रुद्रट के नाम पर किया जाता है। भामा रुद्रट की आख्यायिका और काव्य लक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी सूफ़ी कवियों की ज़मीन भारतीय है। ये ध्यान देना है कि हिंदी सूफ़ी कवियों की ज़मीन भारतीय है, जबकि दक्षिणी हिंदी के सूफ़ी कवियों की ज़मीन ईरानी है।
हिंदी सूफी कवियों की कथाएं यहाँ लोक प्रचलित कहानियों पर आधारित हैं और दक्षिणी हिंदी के कवियों के कथाकार ईरानी काव्य में प्रयुक्त लोक कथाएं हैं। उनका रंग इस्लामी और ढंग ईरानी है। हिंदी सूफी कवियों ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतु वर्णन, छंद, कथानक, रूढ़ियाँ आदि को इस ढंग से अपनाया है कि उनके काव्य पूर्णतः भारतीय बन गए हैं। इन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी हैं और सूफ़ी कवियों में अगर सबसे श्रेष्ठ कवि कोई है तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और जो सूफ़ी कवि हैं इनकी जो ज़मीन है, जो इनका मूल है वो भारत है, ठीक। और दक्षिणी हिंदी के सूफ़ी कवियों की ज़मीन जो है वो ईरानी है, लेकिन हमारे यहाँ की जो कवि हैं सूफ़ी कवि वो भारत के ही हैं, उनकी ज़मीन भारतीय ही है, तो ये ध्यान देना है। तो हमने इनका इतिहास देखा। अब जायसी के पूर्व कुछ सूफ़ी प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखे गए हैं, हम उन्हें देखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं, ये भी बहुत मोस्ट है। जायसी पूर्व सूफ़ी प्रेमाख्यान। जायसी ने पद्मावत में कुछ प्रेम कथाओं का उल्लेख किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसका किसका उल्लेख किया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक पंक्ति देखिए जायसी की, विक्रम धसा प्रेम के बारा सपनावती कह गय उपतारा। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, ठीक, ये पूछ सकती है। फिर आगे है कि सुदैव छ मुग्धावती लागी कंकनपुरी होइगा वैरागी। साधा कुंवर मनोहर जोगु मधुमालती कह किन्ह वियोगु। प्रेमावती कह सरसुर साधा उखा लागी अनुरुद्ध बर मांगा। तो इसमें की पहली पंक्ति पूछती है और इसी पंक्ति में जायसी ने अपने से पूर्व प्रेमाख्यान ग्रंथों का उल्लेख कर दिया है। अभी हम आगे देखते हैं। तो इसके बारे में शुक्ल जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि इन जो ऊपर पद्य दिए गए हैं इन पद्यों में जायसी के पहले इन 4 काव्यों का उल्लेख है। जायसी के पहले 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख मिल चुका था, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। तो इसको आप ध्यान देंगे, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का तो पता चल गया है, मृगावती कुतुबन की है और मधुमालती मंजन की है, लेकिन शेष 2 अभी नहीं मिली हैं। जिस क्रम से ये नाम आए हैं वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की रचना मृगावती के पीछे ठहरती है। सिरेफ का कहना है कि जायसी ने कतिपय प्रेम कहानियों का उल्लेख किया है, पुस्तकों का नहीं। शुक्ल जी के समय तक मंझन की मधुमालती के रचना काल का पता नहीं लगा था, किंतु रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में उसकी एक पांडुलिपि सुरक्षित है। तो मधुमालती की जो पांडुलिपि है वो रामपुर के एक राजकीय पुस्तकालय में क्या है, सुरक्षित है। उसी के आधार पर उसका रचना काल 1545 ईस्वी ठहराया जाता है और यह पद्मावत की परवर्ती कृति है। परवर्ती मतलब पद्मावत के बाद की कृति है, क्योंकि पद्मावत तो 1540 में ही लिखा जा चुका था और ये 1545 इसका रचना काल है। तो आश्चर्य तो यह है कि जायसी ने लोरिक चंदा की लोक कथा का उल्लेख नहीं किया है। दाऊद का चंदायन बहुत पहले लिखा जा चुका था। अब सोचने वाली बात यह है कि जायसी ने जो मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा था उसका उल्लेख क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तो सबसे पहले ही लिखा जा चुका था 1379 ईस्वी में ही, और सूफी काव्य का पहला ग्रंथ भी उसे माना गया है इस समय। तो फिर जायसी ने उसका उल्लेख क्यों नहीं किया। संभवतः मधुमालती मृगावती उषा अनिरुद्ध की कथा की तरह वह लोकप्रिय न रही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद वो उस समय तक उतना लोकप्रिय न रही हो कि जैसे उसके बारे में लिखते।
फिर आगे कहते हैं कि कुतुबन की मृगावती जायसी के पहले की रचना है। बिल्कुल, ये जायसी के पहले की रचना है। मृगावती का रचना काल 909 हिजरी, तो हिजरी में भी आपको ध्यान देना है कि मृगावती का रचना काल 909 हिजरी, और अगर ईस्वी में देखें तो 1503 ईस्वी है। तो 1503 ईस्वी है तो जायसी से पहले ही लिखी गई होगी ये रचना पद्मावत से। फिर आगे है कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास के प्रथम संस्करण में उसे जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह का आश्रित बताया है। तो प्रथम संस्करण में शुक्ल जी ने जो कुतुबन थे तो कुतुबन को हुसैन शाह का आश्रित बताया है, पर जायसी ग्रंथावली की भूमिका में उसे बंगाल के हुसैन शाह शर्की का आश्रित कहा है, किंतु इतिहास के संशोधित संस्करण में जौनपुर के हुसैन शाह का दरबारी कवि ही कहा है। प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ ही है और मृगावती में चंद्रनगर के राजा, गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णित है। तो ये ध्यान देना है कि मृगावती का रचनाकाल 1503 ईस्वी है। इसके लेखक कुतुबन हैं और वो हुसैन शाह के समकालीन थे, और मृगावती में चंद्रनगर के राजा, गणपति देव के राजकुमार, ठीक, और कंचनपुर की राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णित है। तो यहाँ हमारा जायसी से जो पहले का लिखा गया था सूफी काव्य उसको हमने देखा, और इसके बाद हम अगला हमारे टॉपिक आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगले वीडियो में हम लोग जायसी को देखेंगे और एक वीडियो में जायसी को समाप्त किया जाएगा। ठीक, बिल्कुल अच्छे से समझते समझते हमें पढ़ते चलना है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जो फैक्ट है उसको आपको ध्यान देना है। ठीक, मैं लास्ट में बता भी दे रही हूँ कि क्या क्या ध्यान देना है, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी को देखते हैं, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शीघ्र ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।